अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ा मोइन। आज इंतहाई अहम इजलास हुआ है, तारीख़ी इजलास मैं कह सकती हूँ एपेक्स कमेटी की तरफ से हुआ, जिसमें कि बहुत ही अहम निकात उठाए गए। मुल्क में सिक्योरिटी के मामलात जो है वो ज़ेर गौर आए, किस तरह गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करना है, उस पर क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, इन सब पर बात हुई है। फिर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के हवाले से जो समाअत हुई है। इसके अलावा नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से रियासत की हिकमत अमली क्या होगी और उस पर नून लीग की क़यादत क्या करेगी। लंदन में कौन सी मुलाकात हुई, शाहिद खाकान अब्बासी और नवाज शरीफ ने आपस में किन उमूर पर बातचीत की है, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। पैनल में मेरे साथ नवी चौधरी साहब, पीजे मीर सर और जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करती हूँ। पीजे सर, आप मुझे ये बताएं कि एपेक्स कमेटी का जो इजलास बुलाया गया, फैसले तो बहुत ही ज़रूरी किए गए, आपको क्या लगता है कि इन पर अमल दरामद भी हो पाएगा? क्योंकि एपेक्स कमेटी का एक इजलास पहले भी हुआ था, हमें याद है, मगर अगर उस पर इम्प्लीमेंट पूरी तरह से करवाया जाता तो शायद इसकी भी ज़रूरत ना पेश आती। अब क्या आप देख रहे हैं, क्या हो सकेगा इम्प्लीमेंट? मुझे तो नहीं लगता, अल्लाह करे हो। 2014 में आपने नेशनल एक्शन प्लान एग्जीक्यूट किया और उसकी एग्जीक्यूशन आप आज बता रहे हैं 9 साल के बाद। 9 साल के बाद आप बता रहे हैं ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स एंड ऑल दैट, ये सारी हम चीज़ें करें। 9 साल ये क्या सो रहे थे सारे, इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड व्हाटएवर, क्या हुआ है? तो ये चीज़ मैं समझता हूँ ये हमारा एक नेशनल फेलियर है और इसी फेलियर की वजह से हम इस मुल्क में बढ़ते नहीं। मैं बार बार थक गया हूँ कह कह के। अब आप खुद सोचो, किसी आप सेंसिबल आदमी से बात करो और बोलो जी बड़ा अच्छा है, वो कहेगा जी बहुत अच्छा है, वो आपका जवाब यही देगा। यही सारे पॉइंट्स 2014 के अंदर, 21 के अंदर, और आप कह रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया, और आपका सवाल वहीं आपका सवाल नेगेट हो जाएगा। तो 9 साल में नहीं हुआ तो क्यों जी चॉइस पूर्ण हो जाएगा? तो क्वेश्चन इज, ये फेलियर है, ये हमारा जेनेटिकल फेलियर है इस मुल्क के अंदर। हमारे पास किस चीज़ की कमी है? हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास मेंटल इंटेलिजेंस है, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस है, लेकिन हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन की इंटेलिजेंस नहीं है। एंड दिस इज़ द रीज़न हम एक दूसरे पे कुड़ते हैं, तनकीद करते हैं, बात करते हैं, क्योंकि हम काम करना नहीं चाहते। और उसकी वजह है, काम इसलिए नहीं करना चाहते, जो ब्यूरोक्रेसी, जिसको मैं बड़ा क्रिटिसाइज़ भी कई दफ़ा करता हूँ कि आपने ये नैब बैठाई हुई, वो डरते हैं कि अगर उन्होंने कुछ कर दिया, बाद में नैब के केसेस भुगतेंगे, उनकी पेंशनें ख़राब हो जाएंगी, वो डरेंगे, वो काम ही नहीं करते। ये करते ही नहीं है। मैंने कई दफ़ा कहा, अरबाब रहीम होते थे चीफ मिनिस्टर सिंध, तो मैं डॉक्टर इशरतुल इबाद गवर्नर होते थे, उनके पास से मैं उठ के गया तो मुझे वो कहा पीछे भाई ये तो काम ही नहीं करते नीचे। मैं फाइलें भेजता हूँ, और वाकई मैं उनके ऑफिस गया, इतनी बड़ी फाइलें पड़ी थी डेस्क के ऊपर। तो मैंने कहा अरबाब भाई ये क्या है, क्यों नहीं करते? कहते हैं मियाँ मैंने बाद में क्या नैब को भुगता है। तो अब आप देखो चीफ मिनिस्टर वो ये बात कर रहा है, तो एक आम ब्यूरोक्रेट तो नहीं करेगा। तो इसलिए ये हमारे अंदर लकूनास बड़े हैं हमारे सिस्टम के अंदर, और इस सिस्टम की वजह से आपका जो ऑफिशियल है वो काम नहीं करता है। हर एक को अपनी फैमिली की फ्यूचर देखना है। तो फ्यूचर हमारा यही है कि आप रिटायर हो, सियासतदान अपने पावर से बाहर जाए, तो नैब पीछे आप लगा दो, वो नैब के केस भुगता रहेगा, ब्यूरोक्रेट उधर भी फंसा रहेगा, और अल्लाह खैर सल्ला पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करते। सर, यानी कि अभी हमारे मुल्क को अंदरूनी मसाइल का सामना है, बैरूनी की बात तो हम बाद में ही करें। ये हिंदुस्तान क्या कहता है, पढ़े उनके, वो कहते हैं हमें तो उनके साथ लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप इन कॉम्पिटिशन से खुद ये ख़त्म हो जाए। ठीक है नवी चौधरी साहब, आप मुझे ये बताएं कि 44 लाख के करीब बताया जा रहे हैं कि गैर मुल्की मुक़ीम है हमारे मुल्क में, जिनमें कि अफ़गानी तकरीबन 40-41 उनका नंबर है, और 17 लाख इनमें से नॉन रजिस्टर्ड हैं। तो फिर इतने बड़े नंबर को किस तरह टेकअप किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि आज जो इशू उठाया गया है, हमने देखना है ये इशू है कि नहीं है। ये इंतहाई संगीन इशू है। दुनिया भर में कोई सॉवरेन स्टेट कभी ये नहीं कबूल करती कि गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की आके उसकी सरजमीन पे रहें। उसकी रीज़न ये है कि उसके बाद आपका बहुत सारे कामों पर कंट्रोल नहीं रहता, चेक नहीं रहता। ये जो वीज़ा सिस्टम बनाया गया है, ये बॉर्डर सिस्टम है, ये पासपोर्ट सिस्टम है, अगर इसकी एक वजह है ना ग्लोबली है।
अब वो अगर कहीं सॉफ्ट बॉर्डर भी है तो एंट्री का एक निज़ाम होता है, ये नहीं है कि मुंह उठाए और चले गए। आप अमेरिका और कनाडा के दरमियान जो सॉफ्ट बॉर्डर भी है वहाँ एक पूरा निज़ाम है। अब पाकिस्तान के अंदर जो बेशुमार मसाइल पैदा हो गए हैं, जो हम तो सिर्फ एक को एड्रेस करते हैं ना, बार बार हमने शोर मचा दिया। पुरानी बात जो हमने की, हम कहते थे जी टेररिज्म आ रहा है, जी टेररिज्म आ रहा है, टेररिज्म आ रहा है। वो भाई इकानमी को जकड़ लिया उन्होंने, अनोखी लाग लगा दिया, आप हिल ही नहीं सकते। यानी कि डॉलर हैं तो वो जा रहे हैं, गंदुम है तो वो जा रही है, चीनी है तो वो जा रही है, असला है तो वहाँ से आ रहा है। उसके बाद जब आप एक दफ़ा ये रास्ता खोल देते हैं तो वो महदूद नहीं रहता। हम किसी कौमियत को निशाना नहीं बनाते, हम किसी लसानी बुनियादों पर बात नहीं करते, लेकिन बात यह है कि जब गैर कानूनी तारकिन वतन आपके यहाँ आ जाते हैं तो फिर वो काम महदूद नहीं रहेगा। फिर हो सकता है उसके अंदर कुछ ऐसे ममालिक से भी लोग आ जाएँ जिनके यहाँ इंटरेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट हो। एक को तो हम समझ रहे हैं कि ये चलें आर्जी तौर पर इन्होंने पनाह ली है और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी हमें कहा, आलमी बरादरी ने भी कहा, लेकिन फिर दूसरे लोग भी आ जाएंगे, फिर वो ऐसे काम करेंगे जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अबतरी पैदा होगी। उसका हल आप कैसे निकालेंगे? पाकिस्तान की मईशत को जब ये लोग आ रहे थे तो एक चार्टर तो बन गया ना, यूएन का चार्टर है। हाँ जी। उन्होंने आपको ये नहीं कहा कि ये आ रहे हैं तो आप इन्हें बड़े बड़े कारोबार करा दें। मैं कई साल पहले की बात है, मैं कराची एक बहुत बड़ी मार्केट में गया। अब वो पूरी की पूरी मार्केट जो है वो गैर मुल्की से भरी हुई थी, पूरी की पूरी। यानी कि मुझे वहाँ खड़ा होकर ये लग रहा था कि मैं कहीं काबुल में हूँ। अच्छा, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप कारोबार भी करने दे रहे हैं? टैक्स नेट में थे वो, टैक्स का सिस्टम पाकिस्तान में है कि नहीं है? पाकिस्तान में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का निज़ाम है कि नहीं है? सारा कुछ है ना। तो ये कैसे हो रहा था? फिर बाद में ये गिला करना कि जी उसके बाद उसकी जो ऑफ शूट है वो टेररिज्म की शक्ल में भी आई, मईशत पर कब्जे की शक्ल सूरत में आई। तो मौका तो भाई आपने खुद दिया। उसमें क्या है कि आपकी जो अफसरशाही है उसमें करप्शन इतनी ज़्यादा है कि किसी के लिए शनाख्ती कार्ड बना के देना, पासपोर्ट बना के देना, वो कोई मसला ही नहीं है। बाहर से बंदा आता है, वो अपनी पूरी फैमिली के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनाता है पाकिस्तान के, और उसके बाद कहीं और चला जाता है, वहाँ जाके औलादा खराबी पैदा कर रहा है। तो असल बात यह है कि इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने इस मर्ज़ की दोबारा तशख़ीस की है और इस अज़म का इजहार किया है कि हम इसको जड़ से उखाड़ेंगे। एक डेट दे दी है उन्होंने 1 नवंबर तक। अब ये ऑपरेशन में कितने संजीदा है? मैं एक बात बार बार करता हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल राज नहीं हैं, ये कोई खुफिया चीज़ नहीं है, कोई क्लासीफाइड चीज़ नहीं है, हमारे सामने है। विल चाहिए, आप एक अज़म लेके जाएं और आप कहेंगे मैंने इस मसले को हल करना है तो आप कर लेंगे। इसी अफसरशाही को आप कहेंगे कि आपने काम इस अंदाज में करना है और हम चेक रखेंगे, तो क्यों नहीं करेंगे वो? जब आप ढीला छोड़ देंगे और उसके बाद फिर उसके नतीजे इस तरह के सामने आएंगे कि इजलास पर इजलास होगा, नवंबर के बाद आप जनवरी में जाके बैठे होंगे। अब आप कह रहे हैं जी देखें बाढ़ लगना बहुत अच्छा काम था, लेकिन उसके बाद एक चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए, हमारे दोनों मुल्कों के मफाद में है, बहुत ज़्यादा मफाद में है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान अलग-अलग ममालिक हैं, ये बिल्कुल क्लियर है, और दोनों के दरमियान बार्डर है, और बार्डर की जो सेंक्टिटी है उसका हर सूरत तकद्दुस बहाल रखा जाएगा। ये चीज़ जिस वक्त हमने और उन्होंने दोनों ने दिल से तस्लीम कर लिया, उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया, तो हमारे 50% मसाइल पाकिस्तान के जो मईशत से भी रिलेटेड है, टेररिज्म तो है ही, वो तो सिर्फ ये तस्लीम करने से हल हो जाएंगे। तो इस तरफ आपको जाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि जो फैसले हुए हैं वो दुरुस्त हैं। अब इनकी विल कितनी है वो हमें आने वाले दिनों में नजर आ जाएगा। आपने कराची का जिक्र किया, मैं कराची की बात जावेद साहब आपसे करना चाहती हूँ। हुकूमत सिंध ने गैर कानूनी तारकिन वतन की वापसी के लिए अहम इकदाम उठाया है, कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं। वही बात कि कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं वो इस इनिशिएटिव के लिए? देखो, ये जो तारीख़ वतन है ये पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, सिर्फ कराची में नहीं है। अच्छा, ये मसला जो है इस वक्त एपेक्स कमेटी ने जो पॉइंट्स हाईलाइट्स किए हैं ये सबको पता है, ये आज का नहीं है, पुराना है। ये उस वक्त से है जब से हम अफ़गानिस्तान की जंग से निकलें। वेपन्स की वेपन्स उस वक्त से आ रहे हैं पाकिस्तान में, मंशियात उस वक्त से आ रही है, उसके अलावा जो स्मगलिंग आइटम्स हैं उसी वक्त से आ रहे हैं, और ये जो तारीख़ वतन इधर बैठे हुए हैं जिनको हम कहते हैं मुहाजिरीन, वो उसी वक्त से बैठे हुए हैं। अब वो बैठे नस्ल दर नस्ल इस हद तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फैल गए हैं कि अब उन्होंने उनकी सेकंड थर्ड जनरेशन तक अब बैठ गई है। अच्छा, मज़े की बात यह है उनको खुली आज़ादी थी, कोई पूछने वाला नहीं था, और माजी में किसी को पता भी नहीं था कि कितने हैं क्या नहीं है।
मामला खड़ा होता है जब 2002 के बाद, जब पाकिस्तान अमेरिका की साइड लेता है और अफ़गानिस्तान की जंग में, तो उस वक़्त तालिबान और टीटीपी, गुड और बैड तालिबान अलग हो जाते हैं। और उस वक़्त फिर पाकिस्तान में टेररिज्म की एक लहर आती है जो चलती चलती यहाँ तक कि इवेंचुअली हमें नेशनल एक्शन प्लान बनाना पड़ा। और वो नेशनल एक्शन प्लान पीजे मीर की ने जो एक बात की है कि हमारी पॉलिसीज़ में कहीं कंसिस्टेंसी नहीं है, हमें अपने मसाइल का पता है कि स्मगलिंग कहाँ से होती है, नार्कोटिक्स कहाँ से आती है, वेपन्स कहाँ से आते हैं, डॉलर कैसे जाते हैं, चीनी कैसे जाती है, गंदम कैसे जाती है, खाद कौन भेजता है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सा माफिया इन्वॉल्व है, हमें सब का पता है। लेकिन हमने आज तक कोशिश ही नहीं की, यहाँ तक के कोशिश नहीं की कि आज आपका अपना घर को आग लग गई है। आप देखें कि इस वक्त दहशतगर्दी की ऐसी लपेट में आ गए हैं कि अब वो जो जिनको हम आज निकालने की बात कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे कॉन्टैक्ट्स हैं, स्लीपर सेल्स हैं, ये इनके हैंडलर्स अफगानिस्तान में बैठे हैं, इलीगल आते हैं, मैसेज मिलता है और वो अपना काम डाल देते हैं, जिसका अंदाज़ा आपने ये देखा है कि पीछे जो 27 जो खुदकुश हमले हुए, इसमें 14 अफगानी हैं, 24 हमले हुए हैं जिसमें से 14 अफगानी है। तो इससे आपको अंदाज़ा लगाएं, वेपन सारा पाकिस्तान में आ रहा है। अच्छा, जितनी नार्कोटिक्स यूरोप और उससे आगे जा रही है और पाकिस्तान में, सारी अफगानिस्तान से आ रही है। जितना स्मगलिंग का सामान इधर, और उससे भी बढ़ के जो आपकी मीशत को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, जो डॉलर की तो बात हो गई, जो अफगान ट्रांजिट में कंटेनर्स आते हैं, उन कंटेनर्स का हाल ये है कि 70-80% इधर ही खाली होकर खाली कंटेनर जाते हैं, अफगानिस्तान का चक्कर लगा कर आ जाते हैं। तो बुनियादी तौर पे देखने की चीज़ ये है कि हमें सीरियस होना पड़ेगा, अपने मुल्क को संभालना पड़ेगा, अपने मुल्क को मईशत को संभालना पड़ेगा। इस दहशतगर्दी को अगर ख़त्म करना है तो हमें एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के साथ चलना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर पीटीआई की हुकूमत आई तो वो नेशनल एक्शन प्लान कहीं और चला गया, उसके बाद हम पिटते रह गए, इस 18 महीने में भी नेशनल एक्शन प्लान कहीं नहीं था। अगर आज एपेक्स कमेटी ने फैसला कर लिया है तो मैं ये समझता हूँ इसको लॉन्ग टर्म चलते रहना चाहिए, उस वक्त तक चलते रहना चाहिए जब तक ये तमाम लोग एलिमिनेट नहीं हो जाते। और एक और कल हमने एक बात की थी डॉलर्स की, स्मगलिंग की और डॉलर्स की, तो मैं ये समझता हूँ स्मगलिंग तो एक और चीज़ है। इसके अलावा चूँकि जब आपने इलीगल इमिग्रेंट्स पे अटैक कर रहे हैं ना, आप उनको निकालना चाह रहे हैं, तो फिर वो देखें ना, उनकी जायदादें हैं इधर, ठीक है, अच्छा उनके इधर पैसे भी हैं, डॉलर्स भी हैं, तो वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जहां प्रॉपर्टीज़ का मसाइल भी आएगा और उनके डॉलर्स और उन चीज़ों का। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा उनको सेफ एग्जिट देना चाहिए ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी भी निकल जाए। नहीं, वक्त तो दे दिया। हमें ये जो डॉलर जिन्होंने मिलियन ऑफ डॉलर्स रखे हुए हैं वो जमा कराएं, बस एमनेस्टी दें उनको, हमारे पास पैसे आए, मैं आकर आप ही से बात करूंगी। आर्मी चीफ ने जिस अज़म का अयादा कर लिया है कि मुल्क में रहने वाले लोगों का जो मुफाद है वो किसी और से ज़्यादा जो है वो नहीं है अहम, तो जो मुल्क के लिए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वो इस वक्त की ज़रूरत भी हैं और हमेशा से ही थे। अब देखना ये है कि जो टारगेट दिया गया है 1 नवंबर का, क्या तब तक इस ऑपरेशन में जिसको अनाउंस किया गया है कितनी कामयाबी समेट सकेंगे पाकिस्तान के जो आला अफसरान हैं, जो इदारे हैं। इसके बाद अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे और बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो समाअत हुई उस पर। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के हवाले से समाअत हुई, समाअत का अहवाल क्या रहा? नवीद चौधरी साहब की तरफ चलते हैं। देखें, ये मामला एक स्टे की सूरत में रखा साबिक चीफ जस्टिस बंदयाल साहब। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर आपने स्टे दिया और उसको दिया कि कानून बनने से पहले ही आपने कहा जी स्टे है। ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं कि इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। उसके बाद मुकदमात की समाअत शुरू हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ जज साहिबान ने वक्तन फ़क्तन कहा कि देखें ये चीज़ पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगी, इस पर एक फ़ैसला तो दे दें ना, एक चीज़ क्लियर हो जाए। उसके बाद अब जब बेंच बनने शुरू हो गए हैं, बाद में अगर ये स्टे खारिज हो जाता है, जो कि होगा, तो उसके बाद फैसलों की क्या अहमियत रह जाएगी। तो आप अंदाज़ा लगाएं, इस तरफ देखा ही नहीं गया
और वो वन वे ट्रैफिक चलाते रहे। आज की जो समात है उसमें बुनियादी बात वही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ये है कि पार्लियामेंट कानून बनाती है, अदलिया ने फैसले करने होते हैं, इंतज़ामिया मुल्क को चलाती है जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं एग्जेक्टिव। तो ये बड़े वाज़ेह इख्तियारात हैं। आज सबसे अहम बात जो चीफ जस्टिस हमारे मोहतरम काजी फाइज़ साहब उन्होंने की, उन्होंने कहा जी मुझे आप ये बताएं कि चीफ जस्टिस के एहतसाब का क्या तरीका है, आया वो हर तरह के एहतसाब से मुआवरा है? ये हमने देखा कैसे हुआ। यानी कि पाकिस्तान की तारीख में ये बात कम से कम पहली मरतबा हुई है। बहुत बड़े बड़े यहाँ तमाशे लगे हैं, बहुत बड़े बड़े तमाशे लगे हैं। मसलन हालिया तारीख में एक बहुत बड़ा तमाशा ये था कि जस्टिस अरशाद हसन खान जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक फ़ौजी आमर को कहा कि तुम्हें आइन के अंदर हर तरह की तरमीम करने का इख्तियार है। तो ये बड़ा अजीबोगरीब तमाशा था। उसके अलावा बहुत सारे लगे, इफ्तिखार चौधरी साहब जो कुछ करते रहे आपके सामने है, खोसा ने जो कुछ किया, साकिब निसार साहब ने जो तमाशा लगाया, खोसा ने उससे भी ज़्यादा लगाया। वो तो देखता था कि अगर किसी को रिलीफ मिलने वाला है तो दराज के अंदर उसकी दरखास्त ही डाल लो कि 1 साल ना, इस तरह के लोग हैं। बंदयाल ने तो ये रिकॉर्ड तोड़े कि बंदयाल के खिलाफ जो केस आया ना उसको भी अपने पास लगा रहा है और उस पर फैसले दे रहा है, यानी कि हद कर दिया आपने। अब जाहिर है कि पार्लियामेंट ने जो कानून साजी की है उसमें इदारे के इख्तियार कम नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी तो वही है। उन्होंने कहा जी इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर लें आप, ताकि ये गिला ना रहे, आपके आपस में मामला भी हैं और बेंच बनाने का एक तरीका भी होना चाहिए, रोटेशन का तरीका बना लें। ये क्या है कि उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल हसन बैठे हैं और वही फैसला पहले से आ गया है। तारक रहीम साहब बता रहे हैं फैसला ये आएगा, फैसला वही आ रहा है। और उसके अलावा आपने जो कुछ किया, जिस तरह से आपने गुड टू सी यू कहा, उसमें भी मामला क्लियर हो गया। आपकी सास का मामला आया, आपने यानी कि बजाय तहकीकात कराने के एक बड़ा अच्छा तरीका निकाला हुकूमत ने कि आला अदलिया के जज साहिबान ही इसकी इंक्वायरी कर लें। 3 रुकनी उन्होंने एक बना दी कमेटी, उस पर भी स्टे दे दिया। तो ये मामला इस तरह से चल नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट पूरे मुल्क को डिसफंक्शनल करने पर उतर आए और सारे मुंह देखते रहें। अब मामला यहाँ तक भी महदूद नहीं है। जस्टिस काजी फाइज़ सारे मामले को देख रहे हैं और जो जज साहिबान है उनका कलेक्टिव विजडम जो है उसका इजहार इंशाल्लाह पीर को हो जाएगा। बात यह है कल को फिर कोई ऐसा जज आ गया तो कौन जिम्मेदार है। मैं इस चीज़ का बिल्कुल मुझे कामल यकीन है, इस पर कोई मुझे रत्ती बराबर डाउट नहीं है कि जब तक आप जज साहिबान को कानूनी तौर पर एहतसाब के कटहरे में नहीं लाएंगे, अदलिया का कोई मामला हल नहीं होगा। ठीक है, एक अबूरी तौर पर आपको सूरत बेहतर होती नजर आ जाएगी। कल को फिर कोई ऐसा जज आ जाएगा, फिर रुकावटें खड़ी करेगा। यहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं है ना जी सिरे से, तो ये मुमकिन नहीं है। मैंने तो चीफ जस्टिस अरशाद हसन खान के बारे में भी कहा था कि जब आप फैसला सुनाते थे कि जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लगाया और ये सज़ा है, अल्लाह ताला वकार सेठ साहब, जस्टिस वकार सेठ का दर्जात बुलंद फरमाए, तो मैंने अर्ज़ किया था कि वो जिसने उसको वैलिडिटी दी उसका मतलब भी सुनाएं, उसको भी साथ लटकाएं। इसको डी चौक में लटकाना है तो उसको कहीं आप उसको भी कहीं पार्लियामेंट के सामने लटकाएं, उसका बराबर का कसूर है। पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है इन लोगों ने। तो जजों का एहतसाब जो है ना, असल चीज़ वो है। लेकिन नबी साहब आपस में तो ये एक इम्तिहान भी है कि अब की बार इस तरह हो पाएगा कि नहीं, या काजी फाइज़ साहब इनका एहतसाब करेंगे या नहीं, ये तो एक अलग सवाल है ना। जी अलग सवाल है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मसला अगर हल की तरह आपने जाना ना, बाकायदा हल वो ये है, ये तो बात दुरुस्त कर रहे हैं वो, लेकिन ये आर्जी बात है सर। ठीक है पीजे सर, आप ये बताएं कि ये बहस तो हमेशा से चलती आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ज़्यादा अहम है या सुपीरियर है या फिर पार्लियामेंट, ये बहस कभी ख़त्म होगी? नहीं जी नहीं, कभी नहीं ख़त्म होगी, बिकॉज हर इंस्टीट्यूशन अपने लोगों को प्रोटेक्ट करती है, जो मर्जी आप ले लो। और उसके अंदर जब हम आज कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, जुडिशरी की बात कर रहे हैं, आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तकड़ा करना है। इसके अंदर आपने वो बंदे लेके आने हैं जो कि कुछ भी, जिस तरह के चौधरी साहब बात कर रहे हैं कि अगर आपको किसी के ऊपर कोई डाउट है वो आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे लेके जाएं, क्योंकि इन्हीं के महकमे के अंदर से आपको एहतसाब मिलेगा और जस्टिस मिलेगी। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आप देख लो कि उसका रोल क्या है। आपको पता है इफ्तिखार चौधरी साहब का क्या हुआ, देख लें, कुछ भी नहीं हुआ, जीरो रोल है। तो बात यह है कि आप जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसको तकड़ा करो। आपके सवाल पे ये चीज़ चलती रहेगी, 6 महीने साल बाद एप्लीकेशन नहीं जी चलती रहेगी। लेकिन मैं नाम लेना चाह रहा, जो जज करप्शन पे फारग हुए हैं ना, हाँ बहुत सारे, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, फारग कर दिया और वो भी जब रिटायर हो गए तब सब कुछ जायज़ है, बाकी सब जायज़ है। आज आप जो सिविलियन क्वार्टर्स है सबको आप पकड़ रहे हो, उनके खिलाफ आप केसेस लगा रहे हो। तो ये जो चीज़ है ये देखो नीयत से साफ होगी और नहीं। जस्टिस
फ़ायज़ ईसा की एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि इन्होंने अब कहा है कि आप एक्सपेडाइट करें, क्योंकि केसेस हमारे इस तरह हैं, ये मैं क्या कहूँ, ये कभी शरिया है या कभी एंग्लो सैक्सन लॉज है। अब उसके अंदर दोनों आप इस तरह के लकूनस ले आते हैं कि दोनों के अंदर कोई कभी एडजर्नमेंट यहाँ जाती है, कोई एडजर्नमेंट यहाँ जाती है, लॉयर पैसा बनाया जा रहा है और जो आपका क्लाइंट है वो बेसिकली बैंकरप्ट हो रहा है। ये चीज़ है। सो इसके अंदर एक्सपेडाइट द केसेस, जो कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा कह रहे हैं, और बड़ा अच्छा उन्होंने कहा। बल्कि आज वो जो पटिशनर का जो था वो लॉयर, उसको भी कहा 10 मिनट है तुम्हारे पास, करो। और जैसे अभी चौधरी साहब कह रहे हैं कि भाई मंडे तक इंशाल्लाह ये हो जाएगा, तो हमें उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए। लेकिन जो आपके पहले सेगमेंट में आपने ये बात की है, तो 9 साल की उम्मीद ज़रा लंबी होती है, 9 मिनट की अगर उम्मीद हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जावेद साहब, आप मुझे ये बताएं कि अगर इसका फ़ैसला आने में ताख़ीर होती है तो क्या नवाज़ शरीफ की वापसी में भी ताख़ीर हो सकती है, या इन दोनों बातों का आपस में कोई लिंक है? नहीं, फैसला तो वो चीफ जस्टिस ने कह दिया कि मंडे को वो फैसला कर देंगे, तो इसलिए दोनों का आपस में ताल्लुक बनता नहीं है। देखने की चीज़ ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया क्यों था, वो क्या हालात थे कि अचानक मेरी जो अधूरी पार्लियामेंट, जिसमें सारे के सारे हुकूमती लोग थे, कि उन दानिश्वरों को, फ़िलासफ़रों को अचानक कैसे ख्याल आ गया, कैसे उन्होंने सोचा, किस सोच के साथ ये बिल वो लेकर आए, और एक ऐसी पार्लियामेंट ने ये बिल पास किया जो रबड़ स्टैम्प से भी एक हाथ आगे थी, जिन्होंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई वो जो जितने 50-60 बिल बने उस दौरान कोई एक नहीं पढ़ा, आधों को तो पता ही नहीं था। और यहाँ तक के मीडिया पे डिस्कशन ये आ रही थी कि जी हमें तो पता ही नहीं, हमें बताया गया कि पास करना है बस। तो हालात ऐसे नहीं, एक चीज़ जावेद, तो सचवाया गया। हाँ, तो ऐसी पार्लियामेंट को अचानक कैसे ख्याल आया? तो ख्याल इसलिए आया कि इसी जस्टिस उमर अत्याब बंदियाल ने गलती कर ली एक, कि उन्होंने कहा कि यार 90 डेज़ में इलेक्शन कराओ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। वो फिर इनको नागवार गुजरी सबको, जब नागवार गुजरी तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा बिल लाया जाए जिससे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर्स को कर्टेल किया जाए। बिल ठीक है, सब कुछ ठीक है, मगर उसकी टाइमिंग और नीयत गलत थी। टाइमिंग पर्टिकुलरली गलत थी। अगर यही चीज, अब देखो ना, चीफ जस्टिस ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि भाई पार्लियामेंट सुप्रीम है, अगर वो कोई ऐसा बिल बनाती है जिससे सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कर्टेल किया जाता है, और अगर वो लिंक होते हैं अवामुन्नास की पावर, उनके साथ ज्यादती होती है, तो फिर हम उस पर बात कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सिंगल हमारे मुताल्लिक बात है तो वो तो फिर पार्लियामेंट ने जो बना दिया। और दूसरा जो उनका रिमार्क्स था कि वाकई बिल्कुल ठीक बात है, किसी एक के पास अख्तियार नहीं होना चाहिए बेंच बनाने का या सुमोटो एक्शन लेने का, क्योंकि वो तो फिर डिक्टेटरशिप के और नज़दीक चला गया ना। अब 3 बंदे के बेंच है, लेकिन देखने की चीज़ फिर क्या है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल पास कर दिया, कल को जितने बड़े दानिश्वर हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आपने देखा हमारी सुप्रीम जो पार्लियामेंट है वो तो डिक्टेटरशिप के असूलों पे चलती है ना। अचानक किसी को ख्याल आया कि यार ये तीनों जजेस लाइक माइंडेड है, इसलिए अब 3 के बजाय 5 जजेस का बनाया जाए। जावेद समझ एक ब्रेक का ठीक है। सो बुनियादी तौर पे कहीं ना कहीं इसको फुल स्टॉप लगना चाहिए। तो जावेद, और ये जो 3-2 जुल्फकार अली भुट्टो, अच्छा, और फिर अपील वाले मामले को मैं ये समझता हूँ इस पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपील सिर्फ एक बंदे को रिलीफ देने के लिए इन्होंने डाला था, वो गलत है। आईनी तरमीम होनी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी के साथ होनी चाहिए। इस तरह सिंपल मेजॉरिटी वाला कानून और वो भी यही बात तो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि कोई फौजी आमिर हो या फर्द वाहिद का इख्तियार तबाही फैलाता है। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आते हैं और नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक राना सनाउल्लाह साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उस पर बात करते हैं, और शायद खाकान अब्बासी से जो उनकी मुलाकात हुई है नवाज शरीफ की, उसमें क्या बातें हुई हैं। एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे, आप साथ रहिए। वेलकम बैक।
लंदन में नवाज शरीफ से शाहिद खाकान अब्बासी साहब की मुलाकात होती है और कहा यह जा रहा है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि मैं किसी का पैगाम लेकर नहीं गया, नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कुछ कंसर्न्स थे और उनमें उसकी शाहिद खाकान अब्बासी साहब से कोई मुशावरत नहीं की गई, तो पैगाम लेकर गए या नहीं और मामलात क्या हैं पसे पर्दा। नवीद चौधरी साहब, आपको क्या लगता है? सबसे पहले एक छोटी सी वजाहत, ये कोई भी बिल आए या रहे या ना रहे, नवाज शरीफ साहब को उससे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, वो 5 साल की जो मुद्दत है वो कानून बन चुका हुआ है, उसमें उनकी जो तायात नाले वाला मामला ख़त्म हो चुका है, केस वो फारग है। केस तो खोसा के ज़माने में फारग हो गया था। जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब मुश्किल बेंच ने केस को उड़ा के रख दिया था। तो खोसा ने मुखालफत की, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, उन्होंने कहा यार ये आप क्या कर रहे हैं, क्या रिमार्क्स दे रहे हैं, आपने तो सारा केस ही यहाँ ख़त्म कर दिया है। वो चीख पड़े थे, वो कहता ना, खोसे जैसा मतलब एक इंतहाई गिरा हुआ जज जो है वो चीख पड़ा था, आप अंदाज़ा लगा लें केस में कुछ, तो वो तो दरख्वास्त जानी है, काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये कानून जो है ये बाकियों के लिए। एक बात, शाहिद खाकान अब्बासी साहब आज जो गए हैं, जो गुफ्तगू की है, हम उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, बाकी में क्या पता है। पहले तो जो कुछ वो कहना चाह रहे हैं वो सब वेग है। कहते हैं जी हमारी हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पाई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। परफॉर्म कहाँ से आपने करना था? वो धरने करा रहे थे, रहल शरीफ धरने करा रहा था, ज़हीरुल इस्लाम हम पार्लियामेंट में हमले करा रहा था, आपको नहीं पता? नहीं, ये 18 महीने की बात, उसका भी जिक्र किया मैंने, उसका भी किया। वो वहाँ धरने करा रहे थे, हमले करा रहे थे, आपके सामने सारा कुछ हो रहा था। वो तो बंदे मरवाने के लिए फिर रहे थे, 100-150 बंदा कहते थे मरवाना है, नियत करके गए थे। आपको नजर नहीं आ रहा कौन करवा रहा था? लेकिन नवाज शरीफ तो क्रेडिट लेते हैं उस 5 साल 18 महीने की उम्र से पहले जो इकोनॉमी का वो कुछ करके गया है, जो कुछ बाजुओं ने किया, जिस तरह से CPEC रोका, जिस तरह से आलमी दूसरे ताल्लुकात खराब कराए, जो सारा सिस्टम खराब किया, IMF का एग्रीमेंट करके गया। आप तो फाइनेंस के माहिर हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपको नहीं पता ये किसने किया है? इसके अलावा क्या हाल था? जिसकी मर्जी हुकूमत ले आते, उसने मुआहदा करने ही करना था, नाक रगड़ के करना था उसने। ये क्या बात किया आपने? एक अच्छा, फिर आप कहते हैं जी वो सियासतदान नहीं कर सके। सियासतदान को करने कौन देता है? जहाँ तो एक चीफ जस्टिस नहीं पकड़ा गया, ये बंदयाल जैसा जज जो था, जो गंद इसने मचाया है, साकिब निसार को लोग भूल गए। लोग तो मतलब ये तो एट द एंड कर गया है। अगर इनका एहतसाब ना हो तो जुल्म है। बात आपने करनी है तो आप ये कहें कि बाजुओं का एहतसाब करो, बंदयाल का एहतसाब करो। बाजुओं ने खुद बताया कि मैंने इन 3 जजों से कहा कॉन्स्टिट्यूशनली रेड करो, पंजाब में हुकूमत चाहिए। इंटरव्यू में कह चुके हैं ना वो। उससे तो उनका लीडर ही यू टर्न ले गया। साहब मैं कहता हूँ यू टर्न ले या सीधा जाए, मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं शाहिद खान अब्बासी की बात कर रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान को बर्बाद किसने किया है? हुकूमतों को चलने कौन नहीं देता? आगे मामला क्या होगा? फाइनेंस कहाँ से आएगा? आपका एजेंडा क्या है? मुझे बात तो समझ नहीं आ रही। तो आज जो मुलाकात उन्होंने की है जी, मैं तो इस्तकबाल करने का हामी नहीं, बिल्कुल ठीक है यार, आपकी अपनी एक अप्रोच है, आप नई पार्टी बनाना चाहते हैं बनाए। आज की जो मुलाकात है, मुझे लगा है उससे, मुझे जो गुफ्तगू से, अब मुलाकात में वो गर्मी है, जज्बात कहाँ, अब तो रखने वो मोहब्बत का भरम आते हैं, बस वो दुआ सलाम करने। मैं यही बात जावेद साहब से पूछना चाह रही थी, क्या जो नई पार्टी की बासगश्त सुनाई दे रही थी, हो रही थी, क्या अब वो ख़त्म हो जाएगी या अभी भी कोई पार्टी सामने आ सकती है? नहीं, पार्टी तो बनेगी, क्योंकि जब तीर निकल चुके हो ना कमानों से, फिर वापस नहीं आते होते। क्योंकि जितनी गुफ्तगू, जितनी रंजिशें, जितनी एक दूसरे के साथ गिले शिकवे हो चुके हैं, उसके बाद मैं समझता हूँ कि पार्टी ने भी एक्सेप्ट नहीं करना, चाहे मियां नवाज शरीफ खुद भी चाहें, तो ये पार्टी तो बनेगी। और बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी को अगर इस पार्टी में रहना ही था तो इतनी कहानियाँ गढ़ने का फ़ायदा क्या? मतलब इतना टोपी ड्रामा किया ना आपने, 4 महीने गिले शिकवे किए, जिस पार्टी में आप रहे, जिस पार्टी में आप प्राइम मिनिस्टर बने, उसी पार्टी में रहते हुए आपने उन्हीं के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद किया। तो अगर आपको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इतनी ही इज्जत एहतराम सता रहा था, तो फिर आपको पार्टी मीटिंग्स में बातचीत करनी चाहिए थी, ना कि सरेआम एक ग्रुप बना के आपको ये बात करनी चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि उन्हें शामिल ना किया गया हो वापस लाने वाली कमेटी में। नहीं, तो अगर शामिल नहीं किया गया तो इससे ज़्यादा और क्या अच्छी बात हो सकती है? उनको छोड़ देना चाहिए था, पार्टी को खुद छोड़ देना चाहिए था। तो ये मुनाफिकाना सियासत नहीं करनी चाहिए थी ना खाकान अब्बासी साहब को। और जहाँ तक बात है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बादशाह सलामत है, बड़े लीडर हैं, अजीम लीडर हैं। आपके लीडर? उनके, मेरे भी लीडर हैं, बल्कि पूरी कौम के आप तो लीडर हैं। जो उनको लीडर नहीं मानेगा, आप देख लें उसका क्या हाल होगा। देखे ना, आपने अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का अलम बुलंद करना है तो आपको पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान में आज़ादी है। अगर आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बुरा भला कहना है और किसी और पार्टी की बात करनी है, तो आप पे रेड भी होंगे, आप पे पाबंदियां भी लगेंगी, आपको उठाया भी जा सकता है। तो इस वक्त तो खैर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ज़ेरे साया रहने की।
अब देखने की चीज़ ये है कि जो मियाँ साहब को मूड स्विंग्स आते हैं उनमें कोई नई ट्विस्ट ना आ जाए, क्योंकि अब बाज़गश चल रही है कि इलेक्शन डिले हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी जो शायद खाकान अब्बासी बात करने गए हैं वो शायद डराने गए उनको कि मियाँ साहब आपके हालात बहुत माड़े हैं, इधर आपने एक छोटी सी जलसी करने की कोशिश की है एक बंद गली में, तो जो आपका हाल हुआ है तो मीनारे पाकिस्तान में पता चले कि आपने बंदे तो इकट्ठे कर लिए, उन बंदों ने आपके खिलाफ ही उधर नारे लगाने शुरू कर दिए, तो आपकी इज्जत धड़म तख्ता हो जाएगी। तो मेहरबानी करें, हालात का वेट करें, अवाम आपको किसी जोगा नहीं समझ रही। और इसमें हकीकत है, मियाँ नवाज शरीफ जितना बड़ा लीडर है, मेरा ख्याल है कि इस उम्र में उनको खज्जल ख्वार नहीं होना चाहिए। चलें ठीक है, उनको उधर एक आखिरी बात, उनको रिलैक्स करना चाहिए। अब चूंकि अब पाकिस्तान में आए तो उनकी जो 35-40 साल की सियासत है ना, उसके पल्ले कख नहीं रहना, यह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को समझ लेना चाहिए। चलें पीजे सर, आप क्या देख रहे हैं, मुलाकात का अहवाल क्या रहा? देखिए, मेरी नज़र में जो मिले शायद उनको खाकान अब्बासी साहब, आई थिंक वो उनके लिए एक प्रोटेक्टिव उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि मैं उनको वेलकम नहीं करूँगा, क्योंकि इसलिए उन्होंने कहा है बिकॉज ही प्रॉबली डजंट वांट हिम टू कम एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। और मैं पहले भी कह रहा हूँ, ये इट डिपेंड्स कि उनको डॉक्टर्स अलाउ करते हैं नहीं करते हैं, बिकॉज जिस प्ली पे गए हैं, और मुझे पता है वो इलाज के लिए जाते हैं, रेगुलर जाते हैं, अभी भी जाते हैं। वो अचानक होगा सर? क्या होगा? अचानक बीमारी खड़ी हो जाएगी? नहीं, वी डोंट नो। देखें, पॉलिटिक्स इज वन साइड, एक बीमारी अल्लाह किसी को ना दे, दैट इज ऑन द अदर साइड। नहीं तो सियासत तो ये जरूरी है कि नहीं, ये जरूरी है कि हमने नवाज शरीफ की बीमारी को ही वो तो नवाज शरीफ ने खुद उसको बहाना बनाया है। किसको? बीमारी को। आप डॉक्टर हैं? मैं तो डॉक्टर नहीं तो वो डॉक्टर है, तो फिर जो डॉक्टर ने बताया जो चीजें यास्मीन राशिद डॉक्टर, ओके छोड़ दें, उनकी बेटी डॉक्टर है। किसकी? मरियम नवाज शरीफ ने तो एक पूरी लिस्ट बताई है कि उनको जितनी बीमारी हैं। किसको? मेरा तो सवाल ये है कि क्या वो बीमारियों का सारा का ट्रीटमेंट हो गया, मुकम्मल सेहतयाब हो गए, तो मोस्ट वेलकम। देखें, हो गए तो आपको रिलैप्स भी हो सकता है। देखें ना, लुक ऑन ऑल द अदर साइड्स। हम व्हाई डू वी नीड टू क्रिटिसाइज बिकॉज इज नवाज शरीफ? यही चीज़ मैं इमरान का भी कहता हूँ, वो कोई बात करता है इमरान के पीछे पड़ जाते हैं। देखो यार, हर बंदे को आप फेयर एंड स्क्वायर डील करो, किसी के साथ ज्यादती मत करो, एंड लुक ऑन द पॉजिटिव साइड। हम जो कंस्पिरेसी थ्योरी ले आ जाते हैं, आज वो बीमार हो जाएगा, नहीं आएगा, वो ये हो जाएगा, फला, लेट द टाइम कम एंड देन लेट्स टॉक। बहुत शुक्रिया आपका पीजे मीर से, नवी चॉइस साहब और जावेद इकबाल साहब। बात ये है कि आपसी कॉन्फ्लिक्ट से रियासत को किसी किस्म का नुकसान नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट जो रियासती मामलात हैं उसके ऊपर तमाम जो रहनुमा है सियासी, उनको एक पेज पर होना चाहिए। अपनी ज़ाती मफादात को पस पुश डालकर रियासत को जो है नंबर 1 पर रखना होगा। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।